हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन ट्यूटोरियल। होप आप सब सिक्योर्ड होंगे और सेफ होंगे, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है। इसमें बेटर होगा कि आप लोग घर पे रहो और सिक्योर्ड रहो, ठीक है। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये फिजिक्स का ये जो ट्यूटोरियल होगा ये मोस्टली 12th स्टैंडर्ड के लिए होगा, क्योंकि ये आज से हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर है, जैसे सर्कुलर मोशन है, उसके आगे ग्रेविटेशन है, और ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, वो सब हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आज पहला चैप्टर मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सर्कुलर मोशन। ओके, तो दोस्तों आप सबको पता होगा सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कोई छोटा सा एक ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक डिस्टेंस डिस्टेंस से, मतलब जो रेडियस होता है, उस रेडियस के अलोंग क्या करता है, उस सेंटर के अलोंग वो उस मूवमेंट करता है, मतलब वो सर्कुलर मोशन करता है। वो मूवमेंट किधर करता है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल होता है। उस सेंटर ऑफ सर्कल के अराउंड कुछ स्पेसिफिक रेडियस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे सामने एक स्लाइड में एक फोटो दिख रहा होगा, एक सर्कल है और सर्कल कुछ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेट्स सी कि अगर ये एक स्मूथ टेबल है, ठीक है, ये कोई एक ऐसा स्मूथ टेबल है। इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूवमेंट किया और ऐसे 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 जाते 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 ये कहाँ पे आ गया, अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, देन लेट्स सी कि अगर ये स्मूथ टेबल है, टेबल क्या स्मूथ है, स्मूथ मतलब क्या होता है कि इसका जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जीरो है इसका, ठीक है, फ्रिक्शन जीरो है। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से अगर अपना मूवमेंट अगर स्टार्ट किया था, लेट्स से कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो अगर ऐसे मूवमेंट स्टार्ट किया था और वो अगर 15 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से अगर जा रहा है, ठीक है, तो अगर स्मूथ टेबल होगा देन इसका जो स्पीड होगा वो थ्रू आउट द जो वे होगा उसका, उस वे में उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 15 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। लेकिन 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 इसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या? नो। क्यों नहीं होगा भाई? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन देखिए यहाँ पे, अभी इसका जो वे था अभी ऐसा था, फिर आगे जाकर के फिर क्या हुआ, इसका चेंज ऐसे होगा डायरेक्शन, फिर आगे जाकर और चेंज हुआ, फिर ऐसे ऐसे क्या हो रहा है कि हर जगह पे इसका, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देयरफॉर वी विल से दैट कि इसका डी वी अपॉन जो डी टी है, डी वी अपॉन डी टी, वो जीरो है क्या? नहीं। डी वी अपॉन डी जीरो, डी टी इसका क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसका कुछ तो भी एक्सेलरेशन है, ठीक है। मतलब कि सर्कुलर मोशन में ये जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब डीवी अपॉन डी टी यहाँ पे जीरो नहीं है। डीवी अपॉन डी टी, जो कि डीवी अपॉन डी टी क्या होता है बोलो बच्चों, तो वो होता है एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है फिर भी ये सेम स्पीड से कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए कि ये जो एक्सेलरेशन है जिसके वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो होता है इसके सेंटर के अलोंग, ठीक है। ये क्या होता है, इसके सेंटर के अलोंग होता है, सेंटर की तरफ इसका एक्सेलरेशन होता है। इसकी वजह से इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। मतलब जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो कि स्पीड है, वो सेम रहता है, बट इसका जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी सेम नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो ये था एक बेसिक सर्कुलर मोशन का बेसिक। अब आगे हम लोग इसके अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं। ओके दोस्तों, अभी देखिए सर्कुलर मोशन में भी अब हमने अभी क्या देखा कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। और उसके आगे उससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे सर्कुलर मोशन अगर देखा तो सर्कुलर मोशन बोला तो हमें डायरेक्टली अगर एक वर्ड बोला सर्कुलर मोशन, दो वर्ड है ये, तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो इमेज अगर पिक्चर क्लिक होता है तो सबसे ज्यादा क्या होता है, या तो जाइंट व्हील का होगा या तो क्लॉक का होगा, ठीक है। अगर क्लॉक का होता है, जाइंट व्हील का होता है, देन यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग दूसरा वर्ड बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। ये देखो यहाँ पे CCW मतलब क्या, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, हम लोग वो देख रहे हैं फिर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सामने आपको एक डायग्राम जो दिख रहा है, ठीक है, ये एक कोई सर्कल है, ठीक है,
ये देखिए बीच में ये सर्कल है, मैंने भी ड्रॉ किया, वो सर्कल नहीं है, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, इस सर्कल को देखिए यहाँ पे थीटा इनिशियल लिखा है और ये थीटा फाइनल है, थीटा आई और थीटा एफ, ठीक है। ये थीटा आई और थीटा एफ क्या है, उससे वो समझने से पहले हम लोग देखेंगे थीटा क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आप लीनियर मोशन अगर पढ़ते हो तो लीनियर मोशन में डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। उसी तरह से जब सर्कुलर मोशन होता है तो ये सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये एंगल यहाँ पे बढ़ते जाता है, ठीक है। ये एंगल पहले यहाँ पे अगर हमने एक्स एक्सिस का साथ देखा तो पहले इसका एंगल कुछ था और जब फाइनल लोकेशन में पहुंचता है तो इसका एंगल कुछ और होता है, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होता है आपका, ये जो एंगुलर मोमेंट, जो एंगल डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि जो थीटा इनिशियल होगा, मतलब आपका जो एंगल है उसका इनिशियल वैल्यू, ठीक है, वो आपको लेना है यहाँ पे। फिर थीटा फाइनल, मतलब कि जब आपका सर्कुलर मोशन एंड हो रहा है, ठीक है, देन वहां पे उस मोमेंट पे थीटा फाइनल क्या है। ऑब्वियसली बात है थीटा इनिशियल छोटा होगा। क्यों तो छोटा होगा, क्योंकि ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका कम है यहाँ पे, ये देखिए अभी ये कम एंगल है, लेकिन ये जो एंगल है ये तो बड़ा है ना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल करेंगे, ठीक है। अगर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल करते हो देन आपको क्या मिलेगा, डेल्टा थीटा मिलेगा, जो कि इतना मिलता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो कि जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि एक सर्कुलर मोशन अगर होता है देन एक सर्कुलर मोशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है अपना, ठीक है। 360 डिग्री एंगल कैसे, तो एक सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से आते 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 फिर से यहाँ पे ही एंड होता है, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना हो गया 360 डिग्री। अगर इसको मैं रेडियन में बोलूँ तो 360 डिग्री मतलब कितना रेडियन हुआ, 2 पाई रेडियन, ओके। मतलब एक रिवॉल्यूशन अगर करता है कोई पार्टिकल, एक सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है इनिशियल पॉइंट से, अगर वो जाता है देन फाइनली जब वहीं पे आकर रुक जाता है देन हम उसको क्या बोलते हैं, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, ठीक है। अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है देन उसको कितना डिग्री घूमना पड़ता है, 360 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग इसी को अगर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ओके दोस्तों, अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, जो कि अपना यहाँ पे अगर ज्यादा है तो थीटा बोलते हैं, अगर वो बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल अगर है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डी थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देखिए, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो आपका रेडियस है वो जितना एंगल डिस्क्राइब करेगा, जितना एंगल वो ऊपर इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी देखिए, अगर सिंपल सी बात है, अभी यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जो थीटा जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। थीटा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा से बेटर है डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा अगर एंगल है, बहुत छोटा सा एंगल, डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2, मैंने अगर दो एंगल लिया, डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2, मतलब बहुत छोटा है वो, ठीक है। देन वो इक्वल किसका होगा, डी थीटा 2 प्लस थीटा 1। लेकिन सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है, देन अगर थीटा ज्यादा होता है देन इसका वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके वजह से हम लोग इसका वेक्टर एडिशन करते हैं, दोनों इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल नॉट बी इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1, ठीक है। अभी दोस्तों जो थीटा है, थीटा का अगर आपने अब तक तो आपने ज्यादातर डिग्री में मेजर किया था, लेकिन सर्कुलर मोशन में हम जो भी कुछ अपना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट होगा रेडियन, ठीक है। उसका यूनिट क्या होता है, हमेशा रेडियन होता है, ठीक है। तो अभी रेडियन का जो डायमेंशन है वो m0l0t0 है, ठीक है। मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा कि m0l0t0, ठीक है। अभी देखिए मैंने जो पिछले स्लाइड में आपको बोला था कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए मुझे 360 डिग्री घूमना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे मैं लिखा है, इन वन रिवॉल्यूशन डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री मतलब कितना होता है, 2 पाई, ठीक है।
अगर 360 डिग्री की 2 पाई है, हाँ, मतलब 1 रिवॉल्यूशन। मान के चलो मुझे 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है तो मुझे कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, तो 360 इंटू 10। अगर मुझे 1000 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है तो कितना डिग्री जाना पड़ेगा, तो 1000 इंटू 360। मतलब यहाँ पे आपको जितने बार आपको रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है उतना इंटू 360 अगर करते हो, देन आपको क्या मिलेगा, आपको कितना एंगल आपने टोटल डिस्क्राइब किया है वो आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए जब हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं देन उसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, तो वो कैसे होता है वो देखिए, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है देन उस क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। अब इसका सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में क्या बताऊंगा कि देखिए, जैसे ये एक एंगल मैंने बनाया, ठीक है, तो हम एंगल कभी भी हम ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे मेजर करते हैं हम लोग देन ये क्या है, पॉजिटिव होता है। लेकिन वही अगर नीचे की तरफ गए, ठीक है, मतलब ये जो अपना एक्स एक्सिस है, लेट्स से कि एक्स है, अगर इससे अगर हम नीचे की तरफ अगर आते हैं देन ये क्या होगा, निगेटिव चला जाएगा। वही ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव होता है। मतलब कि अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो, क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हो देन ये क्या होगा, ये आपका जो वैल्यू है जो एंगल का वो होगा, पॉजिटिव होगा। ओके दोस्तों, फिर अभी हमने क्या देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर आपका मोशन का जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, लीनियर मोशन में क्या होता है, पहले डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के बाद आप क्या पढ़ते हो, वेलोसिटी पढ़ते हो, वेलोसिटी पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ते हो, एक्सिलरेशन पढ़ते हो। उसी तरह से सर्कुलर मोशन में भी हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, अभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या था, थीटा था। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अभी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, जैसे आपको पता है लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होता है चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या होगा कि v इक्वल्स टू क्या होता है, अगर आपका एस आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एस अपॉन टी होता है। ठीक है, v इक्वल टू एस अपॉन टी होता है। एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट और टी क्या है टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या होगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब एंगुलर जब हम वेलोसिटी पढ़ते हैं तो वेलोसिटी हम लोग दो तरह का देखते हैं हमेशा। कौन कौन सा दो तरह का होता है भाई, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या, कि वो जो मोमेंट है, वो जो एक पल जो है, उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगा आपका, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे इफ आई आस्क यू टेल मी द वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल एट 6th सेकेंड, तो एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन दूसरा क्या होता है, जो होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये देखिए, एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि जो एक लार्ज स्पैन ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी होता है, जो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अभी देखिए, चेंज इन मैंने बार बार बोला, चेंज इन मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा, वहां पे थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल किया मैंने, मतलब क्या किया मैंने कि वो जो टोटल जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा का वो मैंने फाइंड किया। उसी तरह से यहाँ पे क्या किया, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 क्या है, ये देखिए यहाँ पे, ये अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखते हैं, यहाँ पे क्या देखिएगा, थीटा 2 ये बड़ा वाला एंगल है और थीटा 1 ये छोटा वाला एंगल है। ठीक है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 अगर हमने किया देन हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा थीटा हमें मिला। और उसी तरह से हम T2 माइनस T1 किया। अब T2 माइनस T1 क्या हुआ, तो T2 मतलब आपका फाइनल टाइम और T1 मतलब आपका इनिशियल टाइम। ठीक है, T2 माइनस T1 किया तो हमें डेल्टा T मिला। तो ओमेगा, ओके, ओमेगा एक जो आप नोटेशन होता है, जैसे नॉर्मल वेलोसिटी होता है। नॉर्मल वेलोसिटी मतलब क्या, कि जो आपका लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। उसी तरह से जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किससे करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ओमेगा बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो ओमेगा वेक्टर क्या होगा, तो वो होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अभी देखिए,
डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको यूनिट क्या बताया, रेडियन, रैड, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रैड है और रेडियन है, देन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज इन रेडियन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रैड पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब देखिए इसका डायमेंशन क्या होगा, सिंस ये अपॉन में टाइम है तो m0 L0 t⁻⁻1, ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो आपने देखा वहां पर, डिस्प्लेसमेंट का क्या था, ये डायमेंशन उसका था m0 L0 t0, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, m0 L0 t⁻⁻1। ओके, तो चलिए दोस्तों, अभी जो हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, किसी भी एक सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी है तो कौन से डायरेक्शन में है, वो किधर जा रहा है, वो हमें कैसे निकालना है, उसका कुछ तरीका होता है। उसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखे जाए, जैसे आपका राइट हैंड है, अगर आपने अपने सामने अपना राइट हैंड निकाला, ठीक है, देन थंब क्या है आपका ऊपर की तरफ अभी आप पॉइंट कर रहा होगा, और आगे के 4 फिंगर्स अगर सामने है आपके, देन अगर आगे के 4 जो फिंगर उसको आप अगर कर्ल करते हो, ठीक है, अगर आपने उसको कर्ल किया, देन जो थंब है, थंब क्या करेगा आपका, वो आपको उसका डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है, अगर आपका थंब जो चारों जो फिंगर्स है वो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हो, देन ये क्या है, इसका डायरेक्शन किधर जाता है, थंब बताएगा आपका डायरेक्शन। थंब किधर बता रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में थंब किधर बता रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन वही अगर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हो, क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हो, देन आपका जो थंब है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। वो क्या बोलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका जो मोशन है उसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं राइट हैंड रूल, जो कि बहुत सिंपल है। क्या है सिंपल, कैसे याद रखना है इसको, जस्ट आपको क्या करना है, आपका हाथ सामने लेना है, हाथ सामने लेने के बाद आपका जो फिंगर है उससे अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जाते हो, देन अपवर्ड डायरेक्शन में आपका थंब जाएगा। लेकिन वही अगर आप उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाते हो, मतलब आपका हाथ जो है उसको सीधा, पहले सीधा है तो उसको अभी आपको उल्टा करना पड़ेगा। देन अगर आप मूवमेंट करते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करने के बाद आपका जो डायरेक्शन होगा वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इससे हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्शन निकाला। अभी अब तक हमने जो कुछ ही पढ़ा उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत थियरी भी पढ़ेंगे। थियरी के बेसिस पे क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं आया तब तो किसी काम का नहीं स्टडी, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ, किसका एंगुलर स्पीड, तो आवर हैंड ऑफ वॉच, ठीक है। आपके पास अगर एक वॉच होगा तो उस वॉच का जो आवर हैंड है, जो जिसका हमें क्या करना है, स्पीड निकालना है, ओके। और स्पीड जो निकाला है, तो हमने अभी स्पीड का यूनिट क्या बोला था, रेडियन पर सेकेंड, रैड पर सेकेंड, ठीक है। तो रैड पर सेकेंड में हमें स्पीड निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तो टोटल एंगल कितना कवर किया वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो घड़ी है, ठीक है, घड़ी वो 12 घंटे का होता है, तो 12 घंटे में कितना डिग्री करता है। लेट से कि अगर आज शाम को 6 बजे से घड़ी, आज शाम को 6 बजे घड़ी का जो काटा है वो आवर हैंड वो 6 पे है, ठीक है। और आज शाम से अगले 12 घंटे बाद, 12 घंटे बाद कहाँ पे होगा वो, फिर से सुबह 6 बजे तक हो जाएगा वो, मतलब 6 पे ही आएगा 12 घंटे बाद। तो इस 12 घंटे में टोटल कितना एंगल कवर किया, तो एक पूरा सर्कल उसने क्या किया, डिस्क्राइब किया, वहां पे एक सर्कल पूरा घुमा वो। देन एक सर्कल घूमने में उससे 2 पाई मूवमेंट हुआ, कितना, 2 पाई। तो 2 पाई रैड अपना क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी क्या होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अभी 12 घंटे में कितना सेकेंड होता है, ओके। अभी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो 12 घंटे यहाँ पे लिया हमने, ठीक है, 12 घंटे लिया। अभी 1 घंटे में 60 मिनट होता है, कितना, 60। तो 12 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 12 इंटू 60, ठीक है। अभी 1 घंटे में, ठीक है, कितना, सॉरी 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। तो 12 घंटे में कितना सेकेंड होगा, तो 12 इंटू 60, 12 इंटू 60 इंटू 60, मतलब 12 इंटू 60 इंटू 60 अगर आपने किया, देन जाकर के आपको क्या मिलेगा कि टोटल टाइम टेकन इन सेकेंड्स, ठीक है।
मतलब 12 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो वो होगा 12 इंटू 60 इंटू 60। ओके, अभी अगर आप 2 से ये 2 को 12 को अगर हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, तो टोटल आपका आंसर आ जाता है पाई अपॉन 21600 रैड पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्या है, आंसर है, जो कि आपका एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड है। मतलब आपका जो घड़ी है वो घड़ी का स्पीड कितना होता है, तो वो होता है पाई अपॉन 21,600। ठीक है, तो इसका टोटल आपका एंगुलर स्पीड यहां से मिल रहा है आपको। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओके, जो आपका अर्थ है, जिस अर्थ पे हम लोग रहते हैं, वो अर्थ अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग के अलोंग कितना स्पीड से घूमता है। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है। अगर अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है तो टोटल कितना एंगल ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो 2 पाई रैड होता है। ठीक है, अब उस 2 पाई रैड को डिस्क्राइब करने में, उस 2 पाई रैड को कवर करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम लगता है 24 आवर्स। अब 24 आवर्स में टाइम सेकेंड कितना होता है, तो जैसे 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 20 आवर में क्या होगा, 24 आवर्स में क्या होगा, तो 24 इंटू 60, यहाँ से मिनट मिलेगा, उसको फिर से 60 से अगर मल्टीप्लाई किया हमने, देन हमें क्या मिलेगा, टोटल सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है, तो वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 2 पाई अपॉन 12 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है नीचे। तो वो आंसर आपका क्या है, वो है आपका आंसर कि पाई अपॉन 43,200 रैड पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा कुछ क्वेश्चन था जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और या नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। आपको लीनियर वेलोसिटी सबको पता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, एस अपॉन टी, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो थीटा अपॉन टी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों में कुछ तो भी कॉमन है, जिसके वजह से हम लोग इसका क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो रिलेशन निकालने के लिए हमने भी क्या किया कि अगर लेट्स से कि पहले लीनियर वेलोसिटी क्या होता है उसका हमने फॉर्मूला लिखा। क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो एट टाइम डेल्टा टी इक्वल टू 0, टी टेंड्स टू 0 क्या होगा, तो डी एस अपॉन डेल एस अपॉन डेल टी होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपने इसको देखा तो ये क्या है, वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। ओके, अगर लीनियर वेलोसिटी डेल एस अपॉन डेल टी है, और आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को हमने कैसे डिनोट किया था, ओमेगा से, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना है, डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी आपका डी थीटा अपॉन डी टी है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं जो आपको बेटर बहुत अच्छे समझना है कि एस इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, ये क्या है। तो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स के सिलेबस में पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ मतलब क्या होता है, ये जो पोर्शन है आपका, ये आर्क लेंथ इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, मतलब ये जो डिस्प्ले जो आपका आर्क लेंथ कवर हो रहा है वो क्या होता है, तो जो भी एंगल आपने डिस्क्राइब किया उसको अगर रेडियस से मल्टीप्लाई करते हो देन आपको क्या मिलेगा, आर्क लेंथ मिलेगा। ओके, तो अब जैसे हमने देखा लीनियर वेलोसिटी है v इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल टी, तो एस की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, आर इंटू डी थीटा। ठीक है, ये देखिए ये डेल एस क्या है, ये एक लेंथ है, लेकिन ये जो एंगल जो शिफ्ट किया है उसका हमें अगर फॉर्मूला हमने देखा, एंगल जो हमने डिस्क्राइब किया उसका, तो वो क्या होता है, डेल एस इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। ओके, तो अभी मैं डेल एस के जगह पे क्या करता हूँ, आर इंटू डी थीटा लिखता हूँ। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे v इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 r इंटू डी थीटा अपॉन टी। ओके, अभी देखिए डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा मतलब या डेल थीटा अपॉन डेल टी है यहाँ पे। ठीक है, r तो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट क्यों है भाई, अगर तुम सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो सर्कुलर मोशन में उसका जो रेडियस होगा वो तो कांस्टेंट ही होता है ना। ठीक है, तो आप अगर डिफ्रेंशिएट करते हो, लिमिट आप सबने को थोड़ा बहुत आइडिया होगा लिमिट का, तो लिमिट में हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बाहर लिख लेते हैं। तो ये देखिए r हमारा क्या कांस्टेंट है, तो r को हमने क्या किया, बाहर लिखा, r डॉट क्या किया, अभी हमारा जो टाइम है वो टाइम t टेंड्स टू 0 है, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल्स टू क्या होगा, फिर वो होगा ओमेगा। ओमेगा क्यों,
क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया था ओमेगा का, वो क्या होता है, डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल थीटा अपॉन डेल टी ओमेगा होता है, तो मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, ये देखिए यहां से रेफरेंस लेकर के आप इसको यहां लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू आर तो कांस्टेंट है, आर डॉट ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी। v क्या है, तो आपका जो लीनियर वेलोसिटी है वो है v। ओके, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, आपको एक नया यहाँ पे एक रिलेशन मिलता है। ठीक है, अगर उसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ओके दोस्तों, तो अभी आपका वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है होप वो पूरा क्लियर हो गया होगा। पहले हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, देन देखा वेलोसिटी, अभी हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन बोलूं तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, वो होगा एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो पता है भैया सबको कि एक्चुअली एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है v अपॉन टी। ओके, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वो क्या होगा, आपका जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा 2, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 1 हमने लिया अगर, देन अल्फा। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है आपका, उस एंगुलर एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल। और एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, तो ओमेगा होता है। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हो गया आपका अल्फा। ओके, लेकिन ये हुआ हमने देखा क्या, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन देखा। लेकिन मैं अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं, देन वो क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी मतलब क्या, ओमेगा क्या होता है अभी, डी थीटा बाई डी टी, जो कि पिछली स्लाइड में दिखाया मैंने आपको। ओके, तो ओमेगा के जगह पे मैं डी थीटा अपॉन डी टी डालता हूं, तो टोटल क्या हो जाएगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट उसका होता है सिंपल सी बात, क्या, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कैसे, तो इसका अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आपको बताऊं तो ये देखिए थीटा 2 अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा को कुछ ये रेस टू है क्या, नहीं, मतलब रेडियन, थीटा का यूनिट क्या होता है, रेडियन, अपॉन टाइम का स्क्वायर है यहाँ पे नीचे, मतलब अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 L0 t रेस टू -2। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का पूरा डिटेल मिल रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या जो रिलेशन है वो देखते हैं हम लोग। जैसे आपको पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है या r ओमेगा होता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो इक्वेशन है v इक्वल टू r ओमेगा या फिर ओमेगा क्रॉस r, इसको मैं अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, आप भले ही जेई के बच्चे हो या नीट के बच्चे हो, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेलोसिटी को मैं अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। वहीं मैं एंगुलर वेलोसिटी को मैं अगर ये डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से जैसे बोला है, आर रेडियस जो है आपके सर्कल का वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, सर्कल का रेडियस अगर कांस्टेंट है तो वो तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते वक्त भी हम लोग कांस्टेंट को क्या करते हैं, पहले साइड में लिख देते हैं। देन जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे ओमेगा वेरिएबल है, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। देन यहाँ पे आपको एक ही क्या मिल रहा है, आर इंटू अल्फा। ठीक है, देन यहाँ से आपको क्या मिला कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए टी लिखा है। टी क्यों है भाई, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वो तो जो हम अगर सीधा अगर रास्ते में चल रहे थे उसका वेलोसिटी होता है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है अगर। ठीक है, देन हम उसको क्या बोल रहे हैं, मतलब वेलोसिटी बोल रहे हैं। ओके, मतलब जब सर्कुलर मोशन हो रहा है देन दो तरह का ये मोशन है यहाँ पे। ठीक है, एक होता है टेंजेंशियल, दूसरा होता है रेडियल। ठीक है, टेंजेंशियल और रेडियल ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब क्या, इसका डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन सीधा रहता है वो। ओके, मतलब टेंजेंट, जैसे आप सर्कल पे टेंजेंट निकालते हो तो किसी भी मोमेंट पे अगर टेंजेंट आप निकालो तो वो क्या होगा, वो आपको सीधा उस मोमेंट से, वहां उस पॉइंट से आप क्या करते हो, सीधा एक लाइन निकाल देते हो, जिसको आप लोग बोलते हो
टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो हमें एक्सेलरेशन मिला, तो ये मुझे क्या मिला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब ये टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो मिला। ओके, तो आपने बोला कि ठीक है भाई टेंजेंट के अलोंग तो मिल गया, अभी हमको क्या फाइंड करना है, तो ये जो रेडियस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो तो फाइंड करना जरूरी है। ओके, तो आगे हम लोग वो भी देखें कि रेडियल एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करना है। ओके दोस्तों, फिर रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करने से पहले हमने अभी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ा उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ओके, कोई सर्कल है, कोई एक पार्टिकल है, वो एक सर्कल में क्या कर रहा है, अपना मूवमेंट कर रहा है, कोई ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। उसका रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, मतलब क्या, ये देखिए यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस मतलब क्या, इसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो बोला क्या है, इफ द स्पीड चेंज्ड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, ठीक है। मतलब इसका जो स्पीड है वो कितना चेंज हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड में चेंज हो रहा है, कितने टाइम में, तो 2 सेकेंड्स में, ठीक है। तो इसका हमें क्या बोला है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन बोला है। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है अल्फा इक्वल्स टू, जो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने थोड़ी देर पहले कैसे बताया, पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने बोला था, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, आर कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब एटी, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से कि चेंज इन लीनियर वेलोसिटी दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, वो क्या है 6 माइनस 5। 6 माइनस 5 क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, V2 माइनस V1, ठीक है। तो V2 माइनस V1 मैं करूं तो 6 माइनस 5 अपॉन क्या, टाइम कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड, तो 6 माइनस 5 अपॉन 2 अगर मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो 1 अपॉन 2 क्या होता है, 0.5। तो ये जो पार्टिकल है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो बढ़ रहा है आगे टेंजेंशियली, लेकिन हमें की तो क्या फाइंड करना है, हमें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, AT इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। अगर देखिए अल्फा और आर को अगर मल्टीप्लाई करो तो AT आता है यहाँ पे, ठीक है। देन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, AT अपॉन आर। AT कितना मिला, 0.5, और रेडियस कितना है इसका, तो 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 20 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में जैसे आपने कन्वर्ट कर दिया, देन आपको क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड करते हो 2.5 रेड पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। ओके दोस्तों, फिर अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, सबसे पहले डायनेमिक्स जो वर्ड है उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहले तो एक मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स एक हायरार्की में सबसे ऊपर है। मैकेनिक्स के 2 पार्ट होते हैं, क्या होता है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स जो होता है, स्टैटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में डील करते हैं, किसके बारे में, मोशन के बारे में। लेकिन जब वो डायनेमिक्स पे आते हैं हम लोग, तो उस मोशन का जो कॉज है, ठीक है, उस मोशन का जो कॉज है, जो कि फोर्स, मोशन किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से। तो डायनेमिक्स में आते ही हम लोग फोर्स की स्टडी करने चल लगते हैं। और फोर्स कैसे होता है, तो फोर्स के लिए मेन 2 रीजन है, वो होता है मास और दूसरा होता है एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ते वक्त मैं आपको 2 फोर्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वो होता है टेंजेंशियल फोर्स, दूसरा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स, तो उसे को डील करने के लिए आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ना होगा पहले। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले ही। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, AT होता है dv अपॉन dt, ठीक है। लेकिन ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ने के लिए आपको जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे डील में लाना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, मास इंटू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन आर, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, ओके, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का आपने थोड़ी देर पहले रिलेशन क्या पढ़ा था, V इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। देन यहाँ से अब ये इक्वेशन क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। तो mv स्क्वायर अपॉन आर जो है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया कि जो आपका सर्कुलर मोशन है इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, मतलब उसके लिए कोई फोर्स होता है।
तो उस फोर्स के बारे में मैंने तब आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन मैं यहाँ पर उसके बारे में बात करना चाहूँगा। वो जो फोर्स है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके वजह से सर्कुलर मोशन होता है। तो समझा आपको? मतलब क्या? मतलब ये कि वो जो आपका सर्कल का जो रेडियस है उसके अलावा जब आपका मोशन होगा, देन हम उसके अलावा आपका जब फोर्स लगता है जिसकी वजह से आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हर मोमेंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो अगर देखिए अभी इसमें दो तरह का एक्सीलरेशन भी हमने यूज किया, ठीक है। एक एक्सीलरेशन क्या होगा? v²/r, दूसरा एक्सीलरेशन क्या होगा? dv/dt। ओके, देन इसका नेट एक्सीलरेशन वेक्टर अगर मैं निकालू, क्या नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? तो वो होगा a = ar²। ओके, ar मतलब क्या? रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है, जो कि सेंटर के अलोंग काम कर रहा है, प्लस at² मतलब क्या? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हूँ, ठीक है। वो क्यों किया हूँ? क्योंकि ये देखिए ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस दोनों हमेशा एक दूसरे क्या होता है? परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो एक ट्रायंगल अगर मैं फॉर्म करूँ, इस ट्रायंगल में मैं आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगा सकता हूँ यहाँ पे। इसीलिए मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर ए आया वो क्या है? वो है √ar² + at²। और ar का वैल्यू आपने देखा यहाँ पे क्या है? v²/r, तो यहाँ पे v²/r का स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस at² क्या हो गया? dv/dt, तो अपॉन d + dv/dt का भी स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? नेट एक्सीलरेशन मिल गया, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो फिर अभी टाइम है कि हम लोग ये क्वेश्चन करें पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अ स्पेस शटल इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 250 किलोमीटर, ठीक है। मतलब जो आपका अर्थ है, अर्थ से 250 किलोमीटर ऊपर एक जो स्पेस क्राफ्ट है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। वेयर द एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज 93% ऑफ इट्स सरफेस। ओके, इसने क्या बोला है कि अर्थ के सरफेस पे, मतलब जहां पर भी हम लोग हैं धरती पे, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 93% कहाँ पे है? स्पेस में, ठीक है। तो अब देखिए उसका 93% मतलब क्या? अभी जो नॉर्मल जो अपना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना होता है? 9.8 मीटर/सेकंड²। उसका 93% मतलब क्या? 93/100, ठीक है। 93% मतलब क्या? 93/100 इंटू अगर मैंने कर किया, देखिए 93, मैंने यहाँ पे लिखू 93/100, ठीक है। 93/100 इंटू अगर मैं करता हूँ कितना? 9.8, ठीक है, 9.8। तो ये क्या होगा? यहाँ पे देखिए 93/100 है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 9.3 कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये क्या होता है? टोटल 0. ठीक है, 0.93, 2 डिजिट है, 2 जीरो है नीचे, तो डिवाइड करते वक्त क्या होगा? 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, मतलब क्या? 0.93 इंटू 9.8 आ गया, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया? यहाँ पे एक्सीलरेशन हमने फाइंड किया बस कि वहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या है अब तक हमने वो नहीं देखा पूरा। व्हाट इज द पीरियड ऑफ इट्स ऑर्बिट, मतलब हमें टाइम पीरियड निकालने को बोला है। मतलब क्या? मतलब ये कि वो उसका जो सरकमफरेंस है, ठीक है, उसका जो जब वो ट्रैवल करता है और ट्रैवल करते वक्त वो टोटल कितना टाइम लेता है, ठीक है, वो टाइम हमें फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? v²/r, सबने आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। कौन सा एक्सीलरेशन है ये? तो ये रेडियल एक्सीलरेशन है। ओके, अब देखिए v क्या होता है? v होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब क्या? टोटल जो आपने जो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्टेंस जो आपने कवर किया है वहां पे सर्कुलर मोशन में, वो होता है। अब वो क्या होता है? तो अगर एक सर्कल अगर है, सर्कल का जो अगर लेट्स से कि बीच में यहाँ पे सन है, ठीक है, ये सन है और यहाँ पे अर्थ उसके आजू बाजू में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो ये जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो ये कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2πr होगा। 2πr क्यों होगा? कि उसका सरकमफरेंस कितना है? 2πr। तो 2πr/t में करो तो मुझे क्या मिल रहा है? वेलोसिटी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी मुझे क्या मिलेगा? 2πr/t। r कितना है? r है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 250 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि अर्थ से 250 किलोमीटर ऊपर है, तो अर्थ का रेडियस प्लस 250 करेंगे, देन आपको क्या मिलेगा? टोटल रेडियस, ठीक है। देन यहाँ पे आपको रेडियस मिल जाता है। ओके, तो v²/r में करो तो v²/r क्या? v क्या हो गया?
2 पाई आर अपॉन टी अपॉन आर, तो टोटल क्या निकलता है 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपका एक्सीलरेशन। मैंने आपको बता दिया आर क्या है, आर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 250। अभी यहाँ पे आपको याद क्या रखना होगा कि रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्या रेडियस ऑफ अर्थ। तो टोटल टाइम निकालना है मुझे, ठीक है, टाइम निकालना है। तो टाइम को ये देखिए, अगर यहाँ पे मैंने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखिए इसको इधर, और मतलब मैं टी को इधर डाल दूं और ए को मैं इधर डाल दूं, देन क्या होगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन ए। ठीक है, ये हो गया टी स्क्वायर। तो टी क्या होगा 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन ए रेज टू 1/2। रेज टू 1/2 क्यों हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर था ना, अगर यहाँ पे इस साइड अगर स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा वो। ठीक है, देन यहाँ पे पाई का वैल्यू डालो और 4 अगर सब आपने पूरा वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया, देन आपका जो टाइम मिलता है वो टाइम कितना होगा 89 मिनट मिल रहा है टोटल। ओके दोस्तों, तो एक और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक रोड है जो कि 190 मीटर के रेडियस पे है। ठीक है, उस पर एक कोई कार चल रहा है, कार एंटर्स द बेंड, कोई वो बेंड रोड है। ठीक है, उस पे कार जब आता है तो उसका 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है। ठीक है, तो ऐसा ड्राइवर को ऐसा लगता है कि भाई स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उसने क्या किया एक्सीलरेशन कम किया, मतलब डी एक्सीलरेट करता है। किस रेट से, तो 0.92 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसको डी एक्सीलरेट किया, मतलब उसका जो एक्सीलरेशन उसको निगेटिव में डाला। ठीक है, तो बोला क्या है डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ द कार व्हेन इट्स स्पीड राउंडिंग द बेंड हैज ड्रॉप टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका हमें क्या करना है, इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है। कब, जब इसका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड हो तब। ठीक है, तो उस इंस्टेंट पे हमें क्या करना है, इसका स्पीड फाइंड करना है। तो ऑब्वियस बात हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन का यूज करेंगे। रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा अभी, तो वो होगा v स्क्वायर अपॉन आर। कब फाइंड करना है 15 मीटर पर सेकेंड पे, तो इसलिए v क्या होगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है v स्क्वायर अपॉन आर है, तो 15 स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना बोला है, तो क्वेश्चन देखिए पहले लाइन में 190 मीटर। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो क्या होगा ये 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या बोला है टोटल एक्सीलरेशन, डिटरमाइन द एक्सीलरेशन मतलब क्या टोटल एक्सीलरेशन। तो यहां से तो आपने रेडियल एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए अगर वो जो गाड़ी वाला है वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आराम से चल रहा था, देन उसने देखा है कोई एक अपना जो बेंड आया, ठीक है, ऐसा कोई बेंड आया, उस बेंड पे उसने क्या किया, बेंड आने से पहले थोड़ा सा उसने क्या किया अपना एक्सीलरेशन कम किया। कौन सा एक्सीलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि पहले तो सीधा चला था, सीधा चलते चलते फिर टर्न आया, देन वहां पे उसने क्या किया 0.92 मीटर पर सेकेंड का डी एक्सीलरेशन लगाया। ठीक है, देन हमें टोटल एक्सीलरेशन जो निकालना है, टोटल एक्सीलरेशन थोड़ी देर पहले भी दोस्तों मैंने बताया आपको, वो होता है AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AR कितना है आपका 1.2 मीटर, AR कितना और AT कितना है 0.92। अगर मैं 1.2 मीटर का स्क्वायर करता हूँ और 0.92 का स्क्वायर करता हूँ, फिर उसको अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या मिला यहाँ पे टोटल एक्सीलरेशन मिल गया, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अभी हम लोग आगे एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके दोस्तों, सिंस हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बात, अभी हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तो मैंने आपको बताया क्या कि वो अलोंग रेडियस जो होता है, जो टुवर्ड्स जो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल जो है, ये आपका अगर सर्कल है तो इस तरफ जो आपका फोर्स वर्क करता है सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ, उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि ये जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपके सिलेबस, बोर्ड के सिलेबस में भी है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन का एक क्वेश्चन उठाया और इसको आपको इसके थ्रू आपको समझाना चालू किया मैंने कि सेंट्रीपिटल फोर्स का पहले डेफिनेशन देखिए क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस। ओके ठीक है भाई, मैंने ये सबको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग रेडियस। ठीक है, रेडियस के अलोंग है, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है उसका, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स रेडियस, लेकिन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर के तरफ है वो। ओके ठीक है, लेकिन वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, वो भी डायरेक्टेड अलोंग रेडियस है, बट
दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आपका जो सर्कुलर मोशन में जो सर्कल है उस सर्कल के क्या हो रहा है, वो अवे जा रहा है। ठीक है, मतलब सर्कल से दूर खींच रहा है उसको। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसके वजह से सर्कुलर मोशन होता है वो उस ऑब्जेक्ट को सर्कल के रेडियस के अलोंग खींच रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब ये किस टाइप का फोर्स है वो डिस्कस करते हैं। इट इज अ रियल फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, रियल फोर्स है। लेकिन वहीं पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या होगा, स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है फेक। ठीक है, मतलब क्या, इमेजिनरी। फेक से बेटर होगा इमेजिनरी फोर्स है। ठीक है, मतलब वो फिजिकल फोर्स, वो जो रियल फोर्स नहीं है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट क्या है, दिस फोर्स प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मतलब इस फोर्स की वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई तो भी एक ऐसा फोर्स है इस सर्कल के सेंटर के अलोंग जिसके वजह से सेंट्रीपिटल जो सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर जो सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है फिर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, दिस फोर्स इज इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये क्या होता है, इफेक्ट होता है। कॉज क्या है, कॉज है सेंट्रीपिटल फोर्स, इफेक्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इट अराइजेस इन बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शिया, जैसे आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शियल में क्या होता है कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूविंग नहीं है, लेकिन नॉन इनर्शियल में क्या होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग होता है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों में होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि इसी की वजह से तो सर्कुलर मोशन होता है। अगर जिसके वजह से सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, तो वो अगर नहीं हुआ तो सर्कुलर मोशन होगा क्या, नहीं। देयरफॉर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन 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 जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बस कहां पे होता है, वो बस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। मतलब क्या भाई, मतलब ये कि नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या, कि वो जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अगर मूविंग होगा, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो आपका क्या होगा, मूवमेंट कर रहा होगा। उस ड्यूरेशन में जो फोर्स वहां पे जनरेट हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अभी देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटवर्ड, अट्रैक्शन टुवर्ड्स बिटवीन सैटेलाइट एंड द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स जब आप डील करते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स के वक्त आपको क्या याद रखना है कि ये जो फोर्स है इसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रोल है वो कोई दूसरा फोर्स भी प्ले कर सकता है। ओके दोस्तों, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे होता है कि मान के चलो आप किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, व्हीकल में ट्रैवल करते वक्त जब आप टर्निंग पे आते हो तो टर्निंग पे हमें फील होता है कि हम किसी एक डायरेक्शन में पुश किए जा रहे हैं, आउटवर्ड पुश किया जा रहा है। ठीक है, देन उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर आप किसी व्हीकल में मूव कर रहे हो तो आप किसी व्हीकल में ऑब्वियस बात है अंदर में बैठे होगे। अगर आप अंदर में बैठे हो देन वो व्हीकल अगर मूव कर रहा है देन आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो व्हीकल है। इसके लिए आप उस व्हीकल में एक आउटवर्ड पुश आप फील करते हो जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो होप आप सबको सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो पेंडुलम क्या होता है, सबसे पहले पेंडुलम क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। पेंडुलम में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा बॉब लेते हैं, उस बॉब को किसी थ्रेड से बांधते हैं, देन उसको हम जब सर्कुलर मोशन अगर करवाए देन उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम है, जिस डायग्राम के साथ आप क्या समझ सकते हो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे कोई एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पाथ पे। ओके, अब जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है देन इस पॉइंट पी पे ऑब्वियसली बात है उसका कुछ तो भी टेंशन होगा।
टेंशन क्या होता है, तो वो जो थ्रेड है, जिस थ्रेड में वो बांधा हुआ है, उस थ्रेड क्या होगा के अलाउंग क्या होगा, कोई फोर्स उसको होगा, कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो उसको अपने से अटैच करके रख रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, टेंशन फोर्स। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, जो टेंशन है, ठीक है, और टेंशन और ये जो नॉर्मल है उसके बीच में मैंने थीटा लिया, मतलब इसके बीच में क्या है, कोई एंगल है यहाँ पे थीटा। ओके, तो उस थीटा एंगल पे क्या हो रहा है, टेंशन है। तो इस टेंशन को मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको कंपोनेंट में डिवाइड करने नहीं आता है, देन इसका ट्रिक क्या है, अगर पास वाला जो कंपोनेंट है वो होता है हमेशा कॉस थीटा, और जो दूर वाला है वो होता है साइन थीटा। देखिए, अब ये थीटा के पास क्या है, ये वाला लाइन, वर्टिकल लाइन, तो इसको मैंने क्या बोला, टी कॉस थीटा। टी क्यों भाई, क्योंकि ये जो टेंशन है, ये जो इस रोप के अलग जो टेंशन होगा उसे हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, तो इस टेंशन फोर्स का जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल अलोंग क्या हो गया, टी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, टी साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि टेंशन का जो सेग्रीगेशन है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग वो कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों, ये बॉब है, अगर ये एयर में है, किसी चीज से बंधा हुआ है, देन ऑब्वियस बात है इसको नीचे क्या कर रहा होगा, इसके नीचे mg वर्क कर रहा होगा, और डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। मास कभी भी, मास इंटू ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा क्या होता है, उसके नीचे उसके एक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए, टी कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, mg कर रहा है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए टी साइन थीटा है। ठीक है, टी साइन थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, तो मैंने जो बताया कि सर्कुलर मोशन होने के लिए हो सकता है कोई दूसरा फोर्स भी हो जो सर्कुलर मोशन कराए, लेकिन हम उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टी साइन थीटा की वजह से यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, जिसका वैल्यू क्या होगा, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है, तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, अभी ये देखिए, अब एकदम सिंपल सा तरीका, ये अगर ए है और ये टोटल टी कॉस थीटा बी है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपने किया तो क्या होगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर उसको मैंने ऐड किया टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो टी स्क्वायर में कॉमन निकालू तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। देयरफॉर यहाँ पे टी आ गया मेरे पास, टी स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आकर स्क्वायर रूट हो गया, वो अलग बात है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर वी रेज टू 4 आर स्क्वायर, इधर क्या होगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर, स्क्वायर करने के बाद हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद आपको अगर सिंप्लीफाई करते हो आप, तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे ऐड स्क्वायर करके ऐड करने के बाद मिलेगा। अभी देखते हैं, अभी अगर मैं इन दोनों को, दो इक्वेशन यहाँ पे, टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, डिवाइड, तो क्या होगा, देखिए टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा भाई, टी टी तो कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, ये क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये जो थीटा है, इस थीटा फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो आप, तो बोल सकते हो आप थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको यहाँ पे समझा कि थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी देखिए, ये यहाँ पे मेरा टी का वैल्यू है क्या, एम जी रूट 1 प्लस वी रेज टू 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और टेन थीटा का वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, ये सर्कुलर, जब कॉनिकल पेंडुलम का केस है तो ये हाइट को मैंने एच माना है। ठीक है, क्या माना है मैंने, एच, और ये जो लेंथ है इसको मैंने एल माना है, और ये नीचे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके लिए इसका रेडियस क्या होगा, आर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रायंगल में अगर आप बात करते हो आप टेन थीटा फाइंड करने की, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे, तो टेन थीटा इक्वल्स टू होगा रेडियस अपॉन हाइट। ठीक है दोस्तों, टेन थीटा क्या होगा, रेडियस अपॉन हाइट। ओके, तो यहाँ पे अगर टेन थीटा इक्वल रेडियस अपॉन हाइट है, और ऊपर में हमने जो फाइंड किया, ठीक है, वो क्या था, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, देन वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ आर अपॉन एच। ठीक है, अगर ये हो सकता है, देन ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू पहले v इक्वल टू आर ओमेगा, देन इस रिलेशन में ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g अपॉन एच मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू
क्या मिलेगा, जी अपॉन एच और वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अभी 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 इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप सरकोनिकल पेंडुलम का केस कर रहे हो, देन वहां पे आपका जो टाइम पीरियड होगा वो रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड वो निकालना जरूरी है। देन अगर वो निकाल रहे हो आप, देन यहाँ पे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एच अपॉन जी। अब ये कैसे आया, इसका भी प्रूफ हम देखेंगे, क्या होगा इसका प्रूफ। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वही टाइम मुझे फाइंड करना है। तो अगर मैं ओमेगा के जगह पे डालू 2 पाई आर, ठीक है, देन यहाँ से 2 पाई आर मैं डालता हूँ, देन इसको सॉल्व करके अगर आपने सॉल्व करने के बाद क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एच अपॉन जी, यहाँ से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसे हमने अभी ये डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात किया था, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देन वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना होगा। वो क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो सर्कुलर मोशन में, वो क्या होगा, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल है उसे सेग्रीगेट कर लो। मतलब क्या, जो भी फोर्सेस है, जैसे ये देखो यहाँ पे डायग्राम में जो फोर्स दिख रहा है, मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन अब फ्रॉम द सरफेस जा रहा है, ठीक है, mg नीचे की तरफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या किया मैं यहाँ पे कि जितने भी फोर्सेस उसको मैंने यहाँ पे शो किया, ठीक है। फोर्स को शो करने के बाद मैंने उसको क्या किया, उसको रिजॉल्व कर लिया। मतलब क्या कि रेडियस के अलॉन्ग और टेंजेंट के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट्स मैंने फाइंड कर लिया। कंपोनेंट्स फाइंड करते वक्त याद क्या रखना है, तो जो नियरेस्ट कंपोनेंट होगा वो cos थीटा होगा और जो दूर वाला होगा वो sin थीटा होगा। मतलब यहाँ पे आपका टेंशन ही गया रिजॉल्व कैसे करने का उसका, ठीक है। अब देखिए, रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग रेडियस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया मैंने बताया आपको कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से होता है। क्यों, क्योंकि वो सेंटर के अलॉन्ग वर्क कर रहा है। तो सेंटर के अलॉन्ग जो वर्क करने वाला जो भी कुछ फोर्स होगा उसको आपको क्या करना है, mv स्क्वायर अपॉन आर से उसको इक्वेट कर देना है, ठीक है दोस्तों। और सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल फोर्स होगा उसको क्या करना है, आपको जीरो कर देना है। रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग टेंजेंट जो होगा उसको क्या करना है, जीरो बना देना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग यूसीएम का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। या अब तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके ऊपर हम एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है, क्वेश्चन देखिए, A particle of mass m slides down from the vertex of semisphere। तो हेमिस्फीयर है एक सेमी हेमिस्फीयर, उसके ऊपर से एक जो कोई मास है, कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, विदाउट एनी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, फिर मतलब जीरो, विदाउट एनी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या कर रहा है, स्लाइडिंग करना स्टार्ट किया। एट व्हाट हाइट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल will the particle leave the sphere। ओके, ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ से अगर वो विदाउट वेलोसिटी अगर यहाँ पे ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, मतलब कुछ तो फोर्स होगा, इसकी वजह से बिना वेलोसिटी का जा रहा है। नहीं तो अगर फोर्स भी ना हो और वेलोसिटी भी जीरो हो, देन मूवमेंट तो होगा ही नहीं। ओके दोस्तों, तो ये देखिए, अगर यहाँ से अगर चलना यहाँ पे स्टार्ट किया इसने, देन ये सीधा ऐसे आ जाएगा बाहर। मतलब एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसका कॉन्टेक्ट टूट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वो जो लिमिटिंग पॉइंट होगा, मतलब क्या, जहां पे उसका कॉन्टेक्ट टूटने वाला है उस पॉइंट पे हमें डील करना है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे डील करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं कैसे वहां पे फोर्स डिवाइड होगा वो सब पूरा। तो लेट्स से ये पॉइंट है जहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है, मतलब जहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है, वो जो लिमिटिंग पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। तो कि मान के चलो कि वो टोटल इस पॉइंट पे वो जो उसका सेंटर ऑफ सर्कल है वहां से h हाइट पे है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये हाइट क्या होगा, h हो गया उसका, ठीक है। अब देखिए, h हाइट पे है, अब mg जो है, mg को हमें क्या करना है, कंपोनेंट से ब्रेक कर देना है। तो क्या होगा, ये जो इस अलॉन्ग का जो फोर्स होगा, रेडियस के अलॉन्ग फोर्स, वो क्या होता है, रेडियस के मतलब जो आपके रेडियस है, मान लो ये रेडियस, ठीक है, ये आपका रेडियस है, ठीक है दोस्तों। तो इस रेडियस के अलॉन्ग जो फोर्स है, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बोला, जो mg का भी या किसी का भी अगर आप रिजॉल्व करते हो वेक्टर को या फोर्स को, देन वो क्या होगा, mg cos थीटा, उसका जो नियरेस्ट कंपोनेंट है वो cos थीटा होगा। तो ये देखिए, नियरेस्ट ये वाला कंपोनेंट है, तो ये होगा mg cos थीटा। तो mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस n क्या है अभी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो उस सरफेस पे जो जब वो
छूटता है वहां से, देन अब कुछ ना कुछ हमें नॉर्मल रिएक्शन तो होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन आपका n है। अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे इतना जो कुछ भी फोर्स यहाँ पे इस साइड एक्ट कर रहा है, उसी फोर्स का जो आउटपुट है, उसका जो रिजल्टेंट, उसका जो रिएक्शन जा रहा है, वो होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ से हमने देखा कि हमने यहाँ पे रेडियस का लॉन्ग तो देख लिया, ठीक है, तो एम वी स्क्वायर अपन आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा मैंने किया। क्यों किया अभी यहाँ पे ऐसा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब तो वो एक ऐसा लिमिटिंग पॉइंट है जब वो छोड़ चुका होगा वहां से, मतलब वो जो सरफेस है वो उससे उसका कांटेक्ट हट चुका होगा, मतलब उसका फोर्स क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर नॉर्मल रिएक्शन इसका जीरो होता है और इस इक्वेशन को मैंने देखा, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और इसको अगर अच्छे सॉल्व करूँ तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर क्या होता है, जी आर कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट पे मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा दोस्तों पहले भी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको याद दिला दूं या बता दूं, वो होता है किसी एक पॉइंट पे, जैसे ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और बी पॉइंट पे एंड हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लगाओ तो वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है दोस्तों, तो ओके, अब अभी होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है दोस्तों, वो होता है काइनेटिक एनर्जी हमेशा वेलोसिटी की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे क्वेश्चन बताया था कि ऊपर में कोई वेलोसिटी नहीं है, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी तो होगा भाई, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है हमारा। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन के कुछ ऊपर है ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अभी अगर ये ऊपर है तो मैं ऐसे अगर बी पे मैं देखूं, बी पे कुछ वेलोसिटी है उसका, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो मैं बी पे उसका अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूं तो वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो एम जी एच हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ए पे मैं देखूं, ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो एम जी आर होगा। आर क्यों, क्योंकि ये जो टोटल हाइट है वो क्या है, रेडियस है, आर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एट ए एंड बी मिल गया आपको। अभी इसको सिंपल सी बात, ये जो इक्वेशन आपको मिला इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है दोस्तों, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो देन आपको v का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, v का वैल्यू आप कैसे मिलेगा, v होगा जैसे ये इक्वेशन है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये mgr और mgs को अगर एक साथ ऐड करते हो तो mg आपका कॉमन निकल जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, r माइनस h हो जाएगा। mgh जो है ये r माइनस h हो जाएगा, और ठीक है, एम जी आर माइनस एच हो जाएगा ब्रैकेट में, इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम दोनों साइड होगा, एम को एम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2g इंटू आर माइनस एच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वी स्क्वायर क्या आ गया आपका, 2g इंटू आर माइनस एच। तो ऊपर में हमने क्या किया था, वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर कॉस थीटा फाइंड किया था, और नीचे मुझे यहाँ पे क्या मिला, वी स्क्वायर इक्वल टू 2g आर माइनस एच। ठीक है, तो मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे मुझे किस हाइट पे वो लीव करेगा वो बताने का है। ठीक है, तो अगर मैं वो बताना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधी सी बात, तो इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँ, इन दोनों इक्वेशंस को, देन यहाँ पे मुझे h क्या मिलेगा, 2/3r मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, देन उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया, और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हो देन ऑब्वियसली बात है क्या होगा, हेल्प करेगा आपको। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया, लेकिन अभी इसका देखते हैं एक्चुअली वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है। तो क्वेश्चन जो किया उसमें तो ज्यादा उसका कॉन्सेप्ट नहीं लगा, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जैसे आपका जाइंट व्हील जो मूवमेंट करता है वो क्या होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है। तो आप अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको इमेजिन करना हो तो आप सीधा क्या करोगे, जाइंट व्हील का जो मूवमेंट है वो आप इमेजिन करोगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने दिखाया है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे होता है। ठीक है, ओके, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया कि आपको पहले फोर्स दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर आपको जाइंट व्हील तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा अगर मैं बताऊँ तो एक अगर लेट्स से कि कोई स्टोन को अगर आपने किसी थ्रेड में बांधा
और उसको अगर मूवमेंट किया वर्टिकली, देन हम उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस केस को अभी हम सॉल्व करते हैं कि एक्चुअली इसको प्रूव करते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड कितना होगा। ठीक है, और बाकी जो भी कुछ इसके पैरामीटर्स वो अभी हम लोग स्टडी करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या था डिटेल में। टू अंडरस्टैंड दिस कंसीडर द मोशन ऑफ अ स्मॉल बॉडी। लेट्स से कोई स्टोन है जो कि किसी स्ट्रिंग में और थ्रेड में बांधा हुआ है और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ तो भी कंडीशंस होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इफ एट एनी टाइम द बॉडी इज एट एंगुलर पोजिशन थीटा, मतलब कोई तो उसका एंगुलर पोजिशन थीटा है जिस समय एज शोन इन द फिगर। लेट्स से यहाँ पे फिगर है, जो डायग्राम यहाँ पे मैंने बताया आपको, उसमें आपको दिखेगा ये। तो डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये जो थीटा है, इस थीटा पे ये एंगल बनाया हुआ कुछ तो भी इंस्टेंट आगे जा करके। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, इस जो आपको मैंने यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया है उसमें क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरा mg एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस फोर्स का हमने क्या किया, पहले रिजोल्यूशन किया और रेडियस के अलॉन्ग जो फोर्स है उसको मैंने mv² से इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो मुझे टेंशन क्या मिलता है यहाँ पे, mv² इक्वल टू mg cos प्लस mg cos थीटा। mg जो होगा उसका नियरेस्ट कंपोनेंट, उसको हमने क्या कंपोनेंट्स में ब्रेक किया और यहाँ पे मुझे क्या मिला, t इक्वल टू mv² प्लस mg cos थीटा। ठीक है दोस्तों, अभी इस इक्वेशन में हम लोग अलग अलग जो इंस्टेंट होंगे उस समय या अलग अलग केसेस देखते हैं। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा। ओके दोस्तों, तो ये बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन तभी करेगा जब उसका टेंशन 0 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर टेंशन अगर कम होता है, ठीक है, अगर टेंशन अगर कम होता है देन उस आउटवर्ड कोई फोर्स ही नहीं होगा, और आउटवर्ड कोई फोर्स ही नहीं होगा अगर, तो सर्कुलर मोशन कैसे होगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, दिस शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तो इसके ऊपर अलग क्या कौन से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन अगर सॉल्व किया हमने, देन ये क्या हो जाएगा, ठीक है, mv² माइनस mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस mg क्यों आया, क्योंकि g तो निगेटिव है, डाउनवर्ड है, इसलिए हमने क्या किया, माइनस ले लिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे अगर v निकालूं मैं, तो v क्या होता है, √rg। मतलब क्या कि अगर आपका वेलोसिटी √rg से अगर कम होता है देन वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अगर वेलोसिटी √rg या फिर उससे ज़्यादा होता है तो ही वहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट एच एंड लोएस्ट पॉइंट। ओके, अगर मैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूँ, देन VL मेरा क्या हो जाएगा, मतलब V लोएस्ट वेलोसिटी कितना होगा, वो हो जाएगा मेरा हो जाएगा √5rg। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या, दैट इज लूपिंग द लूप। ओके, लूपिंग द लूप मतलब क्या, इसमें क्या होगा, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी, मतलब एक लूप को स्टार्ट करने के लिए एक वेलोसिटी, मतलब एक सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आए, उसके लिए उसके पास लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट कितना होगा, तो वो होगा √5rg। ठीक है, और टोटल जो मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड होगा वो होगा 6 mg का। अगर उसका जो टेंशन है, अगर वो देखिए मैंने आपको लिखा है, इन केस ऑफ मोशन इन वर्टिकल प्लेन टेंशन इज मैक्सिमम एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे टेंशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, एंड इन केस ऑफ लूपिंग द लूप मतलब क्या, कि पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए मिनिमम टेंशन कितना रिक्वायर्ड होगा, 6 mg का होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मैं आपको जो नया जो अभी कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ बैंकिंग ऑफ रोड का, वो बैंकिंग ऑफ रोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, और जे में भी क्वेश्चन आता है, और CET नीट्स हर जगह पे इससे क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है दोस्त, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अभी मैं अगर बैंकिंग ऑफ रोड देखूँ अगर, तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है कि लेट्स से कि अगर कोई रोड है उसको अगर नॉर्मल जो आपका हॉरिजॉन्टल है उससे मैं कुछ तो भी डिग्री पे मैं अगर टिल्ट कर देता हूँ, मतलब ये देखिए, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको मैंने क्या किया, रोड को किसी एंगल पे मैंने उठा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए हमें
बैंकिंग ऑफ रोड के लिए कोई एक, लेट्स से कि मैं एक व्हीकल मानता हूँ, लेट कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m। ये जो व्हीकल है इसका मास कितना है, m है, और इसका स्पीड जो है उसका स्पीड क्या है, v है। ओके, और ये जो बैंकिंग ऑफ रोड जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके लिए जो रोड को जब बैंक किया गया उस रोड का जो टर्निंग है उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है r। ठीक है दोस्तों, लेट्स से कि यहाँ पे थीटा एंगल इसने बनाया है, किसने, रोड ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा डिग्री। ओके, अगर थीटा डिग्री एंगल बनाया, ओके, तो रोड पे अगर आप चलते हो तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये जो रोड है इसके अलावा क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को अगर आप ये कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, देन सर्कल के अलावा जो एन कॉस्ट, ओके, मैं एक और बात आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब ये टेंशन फोर्स इसके अलाउंग है, ठीक है, देन यहाँ पे थीटा हमने ले लिया है, थीटा ले लिया है, तो टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। मैंने यहाँ पे ये बताया क्या, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एन कॉस थीटा। ठीक है, एन क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट एन कॉस थीटा। अब नीचे की तरफ क्या लग रहा है, तो नीचे की तरफ सबसे पहले क्या लगेगा, एम जी, और दूसरा क्या लगेगा, ये जो आपका यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है उसका एक कंपोनेंट क्या लग रहा है, हमारा ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब ये देखो, अगर ये एफ है, ठीक है, एफ कॉस थीटा होगा वो इसके अलाउंग होगा, और एफ साइन थीटा जो होगा वो इसके अलाउंग होगा। ठीक है दोस्तों, तो एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये मैंने कैसे किया, तो आपको बस यहाँ पे फोर्स को बैलेंस करना है। जैसे ही आपने फोर्स बैलेंस कर दिया, देन आपको समझ जाएगा कि एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा कैसे आ गया। ठीक है, एन कॉस थीटा क्या है, तो वो है वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है कि जैसे बॉडी रोड पे जैसे आप चलते हो, ऑब्वियस बात है रोड पे कुछ फोर्स देते हो, जिसका रिएक्शन करके फोर्स आपके ऊपर, जो रोड है वो आपके ऊपर कोई फोर्स लगाता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट है एन कॉस थीटा, जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे रेड कलर में जो एरो है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का जो कॉस नियरेस्ट कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और ये दूर वाला जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, एन साइन थीटा होगा। ठीक है, तो एन कॉस थीटा है आपके पास। ठीक है, और एफ साइन थीटा क्या है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा आपका एफ साइन थीटा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ से मुझे क्या मिला, मैंने वर्टिकल में तो मैंने पूरा देख लिया। अभी मैं हॉरिजॉन्टल का फोर्स जो है उसको बैलेंस करता हूँ। हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन कॉस थीटा यहाँ पे क्या वर्टिकल में, लेकिन एन साइन थीटा किधर है, हॉरिजॉन्टल में, और एफ कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एफ कॉस थीटा वो क्या है, हॉरिजॉन्टल में है। तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैंने बताया था एन साइन थीटा क्या और एफ कॉस थीटा क्या है। ये दोनों आपको यहाँ पे एक इक्वेशन ये मिलता है यहाँ से, हाँ ये एक इक्वेशन मिला आपको, और सेकेंड इक्वेशन उसके नीचे ही है यहाँ पे, ये सेकेंड इक्वेशन है ये वाला आपका। अगर मैं दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन को मैं अगर सेकेंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं करता हूँ, देन मुझे क्या मिलता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं फ्रिक्शनल फोर्स में अगर फाइंड बताता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू इंटू एन इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यहाँ पे है अपने पास। ठीक है, तो एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो मैं अगर इसको टोटल अगर कैलकुलेट करूँ तो एन, ओके, मैं एन को क्या करता हूँ, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एन साइन थीटा। ओके दोस्तों, ये देखिए म्यू एन बी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो एफ इक्वल फ्रिक्शनल फोर्स क्या है यहाँ पे, म्यू एस इंटू एन इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस म्यू एस म्यू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। अगर आप इसको नॉर्मली अगर सॉल्व करते हो
देन आपको वेलोसिटी मिलेगा, आपको वेलोसिटी क्या मिलेगा, वो होगा रूट आर जी इंटू टेन थीटा प्लस रूट आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वी मैक्स निकालना है तो वी मैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका यहाँ पे, वो हो जाएगा रूट आर जी टेन थीटा। ओके, रूट आर जी टेन थीटा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि म्यू एस यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, तो म्यू एस जैसे ही जीरो होगा देन जीरो इंटू टेन थीटा जीरो, तो रूट आर जी टेन थीटा अपॉन 1 मतलब रूट आर जी टेन थीटा ही होता है। और यहाँ से वी मैक्स इक्वल्स टू रूट आर जी टेन थीटा अगर है आपके पास, तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करते हो तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी होता है, आर जी टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बड़ा सा एक डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन को प्रूव करने के बाद अगर आपको अभी बेटर वे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको ई नोट्स मिल जाएगा, और उस ई नोट्स को देख करके आप इसका जो डेरिवेशन है वो कर सकते हो। फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ, इसके बाद आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है, जो अभी हमने बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा, तो रोड पे हम लोग क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, ये थोड़ा सा एयरक्राफ्ट का प्रॉब्लम है कि एक एयरक्राफ्ट है जो कि 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और उसके जो विंग्स है जब वो टर्न लेता है, हॉरिजॉन्टल टर्न लेता है हवा में, तो 15 डिग्री से उसका विंग क्या होता है, टिल्ट होता है। ठीक है, तो मुझे क्या बोला है कि उसका कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द लूप, मतलब उसके यहाँ मुझे क्या करना है, उसका रेडियस निकालना है। सिंपल सी बात है, वी तो मेरे पास है ही पहले, लेकिन वी मेरे पास किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं पहले इसको मीटर पर सेकेंड में कर लूँ। तो 720 किलोमीटर पर आवर मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थीटा दिया है आपको कितना, 15 डिग्री, तो टेन थीटा क्या होगा, 0.2679। अगर आपको कैलकुलेट करना है 1050 कैसे हुआ तो आप लॉग बुक से देख सकते हो। ठीक है, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू डालते हो देन आपका इजीली आपको यहाँ से आर मिल जाएगा। जी तो पता है आपको क्या है, 9.8। ठीक है, और वी क्या है आपका 200, यहाँ से आपको फाइंड किया अभी 200 इंटू 200 अपॉन 9.8 इंटू 0.2679, तो ये आपका टोटल वैल्यू आता है 15.24 किलोमीटर। ओके, तो अगर उसको टर्न लेना है तो उसको कितना रेडियस लेके चलना पड़ेगा, वो होगा 15.24 किलोमीटर। ओके दोस्तों, तो आज इस लेक्चर में हमने क्या देखा, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब हमने रिवाइज किया। ठीक है, और वो सब रिवाइज करने पे हमने पूरा स्टडी किया अभी, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी देखा। लेकिन मैं अभी नेक्स्ट जो लेक्चर में, अभी जो वीडियो में आऊँगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर जेई और नीट के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको लेकर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी समझा हो तो ऑब्वियस बात है अगले लेक्चर में जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो उस समय मैं क्या करूँगा, उसका कॉन्सेप्ट बताते जाऊँगा, और कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो पूरा मैं बताऊँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।